बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं शुमैसा रहमान और आप देख रहे हैं तज्जिया। हमेशा की तरह तज्जिया तब्दीली का। ये तो मैं हमेशा कहती हूँ, लेकिन मुझे इस वक्त पे यहाँ पे जब मैं बैठ के आपके साथ ये शो कर रही हूँ, आपके लिए ये शो कर रही हूँ, मुझे तब्दीली नहीं नजर आ रही है। जो हमारा मेन टॉपिक इस शो का है, मुझे उसमें भी इतनी तब्दीली नहीं नजर आ रही है, और जो हमारा साइड टॉपिक है जिससे मैं शुरू करूंगी उसमें भी तब्दीली नहीं नजर आ रही है। जिस टॉपिक से हम लोग शुरू करेंगे वो है रिगार्डिंग जो धरने इस वक्त पे इस्लामाबाद में हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में लोगों की जिंदगी अजीरन की हुई है। द राइट टू प्रोटेस्ट, धरना करना, प्रोटेस्ट करना, हर किसी का राइट। लेकिन पिछले कुछ सालों से हम लोग ये देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद को इस तरह टेक ओवर करके टू ब्रिंग एवरीथिंग टू स्टैंड स्टिल, इसमें किसी का फायदा नहीं है, स्पेशली द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। बल्कि इस धरने का जो स्पिल ओवर इफेक्ट है, हमने आज कराची में भी देखा। यहाँ पे नुमाइश चौक पे भी जो है वो लोगों ने धरना दिया है टू शो द सॉलिडारिटी विद द पीपल इन इस्लामाबाद, जहाँ पे धरना हो रहा है। और उससे मैं खुद ये कह सकती हूँ कि जो हमारे गेस्ट आ रहे थे वो भी लेट हुए। आई माई सेल्फ एम विटनेस टू दिस कि तकरीबन 2 घंटे तो ट्रैफिक में गुजारना। एंड कराची पाकिस्तान की शहर अग है, इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है। इसी तरह मैं बात कर सकती हूँ लाहौर, पेशावर, मुख्तलिफ शहरों की। जिस मुल्क को इकोनॉमिकली जो है वो आगे बढ़ना है, जिस मुल्क में इतने बड़े बड़े क्राइसिस हों, क्या हम अपने मसले मसाइल सिर्फ सड़कों पे ही हल कर सकते हैं? इसी मौजू से शुरू करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफी मुबश्शिर मीर साहब। अस्सलाम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और हमें सीनियर डिफेंस एनालिस्ट मिस्टर फवाद सिद्दीकी ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें फोन पे ज्वाइन कर रहे हैं मुबारक ज़ैद साहब, सीनियर सहाफी हैं, ही हैज हिज आई ऑन द इकोनॉमी। अस्सलाम वालेकुम मुबारक साहब। जी थैंक यू, वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुबारक साहब। मैं आपसे और इस्लामाबाद से शुरू करना चाहूंगी। जैसा मैंने जिक्र किया अपने इंट्रोडक्शन में कि बजाय कि हम लोग अपने मसले मसाइल सड़कों पे हल करें, लोगों की जिंदगी को नागजीर बनाएं, चाहे वो इस्लामाबाद हो, कराची हो, मैं बार बार ये कहती हूँ जिस मुल्क को इकोनॉमिकली आगे बढ़ना है, जिस मुल्क की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस नहज पे हो, वहाँ पे क्या हम लोग अपने मसले मसाइल इस तरह सड़कों पे हल करेंगे? व्हाट इज द सिचुएशन इन इस्लामाबाद? शुमैर साहब, आप बिल्कुल सही फरमा रही है कि प्रॉब्लम ये हो रहा है कि पिछले 10-12 दिनों से पूरा इस्लामाबाद जो है ना वो पार्शियली चौक हो गया है। आपके जो मेन जो पिंडी इस्लामाबाद का जो मेन लाइन है उन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से पूरा मतलब एक डिस्कनेक्ट हो गया है कैपिटल का बाकी पार्ट के साथ। वो जो पिंडी और पंजाब जाने के मतलब वो जो मेन रूट है उन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया है। अब इसके इम्पैक्ट बहुत सारे हैं, मतलब इसका इम्पैक्ट सिर्फ सिटीजन के ऊपर नहीं है कि जो ट्विन सिटीज में जो रेजिडेंट्स है उनके ऊपर है, उनको आगे पीछे, यानी उसका इम्पैक्ट अगर आप देखें तो उसकी इम्पैक्ट स्कूल के बच्चों के ऊपर भी है। जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो पिछले 10-12 दिनों से उनको एग्जाम्स हो रहे हैं, वो स्कूल नहीं पहुंच पाते, यानी जो डिस्टेंस वो 10-15 मिनट में कवर करते थे वो आप उसको 2 आवर्स, 1 आवर, 3 आवर्स इस तरह लग जाते हैं स्कूल पहुंचते हुए। और मतलब ये तो स्कूल के इम्पैक्ट कर रहे थे। अगर इकोनॉमी के लिहाज से देखें तो जो एडिबल आइटम्स है वो उन जगहों तक, उन एरियाज पे नहीं पहुंच पा रही है, उसमें प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि सप्लाई लाइन जो है उन्होंने उसको ब्लॉक किया हुआ है। तो प्रॉब्लम ये है कि पूरा एक मेन हाईवे है उसके ऊपर इतना रश होता है कि जो खाने पीने की चीजें हैं वो टाइमली मार्केट में उन जगहों पे नहीं पहुंच पाती, तो ज्यादा वो डिमांड बढ़ गया है, तो उसको इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट भी इसका है कंज्यूमर आइटम्स के ऊपर। अगर आप इसका वैसे इम्पैक्ट है कि तो एक पॉलिटिकल क्राइसिस भी है, क्योंकि लोगों का फेडरल कैपिटल में वो कॉन्फिडेंस लेवल भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है कि रेट ऑफ द गवर्नमेंट क्यों नहीं है, क्यों क्रैक डाउन नहीं हो रहा है। ये लोग आके बैठे हुए और इससे क्यों 10-12 दिनों से ये लोग बैठे हुए और गवर्नमेंट जो है ना सिर्फ इस उम्मीद पे है कि वो लोग खुद उठ के चले जाएं। और अब हाई कोर्ट ने भी स्टेप इन कर दिया यस्टरडे, उनका भी डिसीजन आ गया। अब हाई कोर्ट का भी डेडलाइन सुबह 10 बजे खत्म हुआ, फिर गवर्नमेंट ने उसको मजीद 24 आवर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया उस डेडलाइन कल सुबह 10 बजे तक। उसमें 3 राउंड ऑफ निगोशिएशंस भी इनके साथ हो चुके हैं, लेकिन कुछ आउटकम नहीं हो रहा है। वही 12 पॉइंट्स है जिसपे
एक ही डिमांड है कि रिजिग्नेशन ले रहे वो मिनिस्टर से, तो अब उन रिजिग्नेशन मिनिस्टर से इस तरीके से मांगना, फिर उस सड़क के ऊपर बैठ के, और उसका जो मल्टीप्लायर इम्पैक्ट है मुख्तलिफ चीजों के ऊपर, तो पूरी तरह एक आप एक कैपिटल से पूरे मुल्क में जो मैसेज जा रहा है या पूरी दुनिया को जो जा रहा है वो अच्छा नहीं है। मुबारक बेग साहब, इसमें दो अहम सवाल उठते हैं। नंबर वन, जरूरी बात यह है कि अगर जो आप कह रहे हैं क्रैक डाउन क्यों नहीं हो रहा, लोग ये पूछ रहे हैं पाकिस्तान की अवाम में, और आप भी, हम लोग थोड़े जज्बाती हो जाते हैं। मुझे चीज बताइएगा, अगर क्रैक डाउन होता है, आप भी कह रहे हैं कि ये जो है वो यरगमाल बनाया हुआ है इस्लामाबाद को या किसी और शहर को भी इस तरह बना, अगर क्रैक डाउन होता है, खुदा ना खास्ता और कोई लॉस होता है, ऐसी कोई इंसिडेंट अनटूवर्ड होता है, तो उसमें भी फिर गवर्नमेंट फंसती है। नंबर टू, अगर वो कह रहे हैं कि इसका रेजिग्नेशन दे दें एक मिनिस्टर को, एक इलेक्टेड ऑफिशियल जो है, और अगर वो दे देते हैं तो उसमें भी क्या मैसेज जाता है पूरी आवाम को कि एन इलेक्टेड ऑफिशियल कैन जस्ट बी आस्क्ड। तो दोनों सिचुएशंस में जो है वो हुकूमत को एक टाइट कॉर्नर में स्क्वीज किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हालत ऐसे हैं कि अगर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहली बात ये कि गवर्नमेंट को इन चीजों का पता था एडवांस में, इनको पंजाब से क्यों कैपिटल में एंटर होने दिया गया, और ये क्यों ये लोग प्रिज्यूम कर रहे हैं कि नहीं, इन लोगों ने कहा था कि बस हम जाएंगे और हम वापस उठ के जाएंगे, और मेरे ख्याल में इनके पास इंफॉर्मेशन पहले से थी कि इसी तरह का इन लोगों का लॉन्ग टर्म का प्लानिंग है, लेकिन उन्होंने उसको पंजाब से क्यों इस्लामाबाद में एंटर होने दिया। जो सबसे बड़ा सवाल अब डिबेट हो रहा है, लोग इस्लामाबाद में पूछ रहे हैं कि पंजाब से इनको क्यों आने दिया गया। तो दूसरी बात आप जो कह रहे हैं कि देखो प्रॉब्लम ये है, बिल्कुल आप सही फरमा रही है कि ये भी एक एप्रीहेंशन है गवर्नमेंट की कि लाल मस्जिद का जो वाकया हुआ था या जो मॉडल टाउन का जो वाकया हुआ है वो सारी चीजें हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिर आप यही चीज आप लेके बैठ जाए और आप कहे कि नहीं कोई किलिंग हो जाएगी या कोई ऐसी चीज हो जाएगी, लेकिन आप उसके लिए कुछ स्ट्रेटेजाइज करें, कुछ मेजर अडॉप्ट करें जिसकी आप सोचें कि आप कैसे इन चीजों, इस तरह के हालात को आप हैंडल करें। मतलब है कि देयर कुड बी सम अदर ऑप्शन एज वेल, आप उसको करें, लेकिन अगर इन्होंने सिर्फ कल कोर्ट के ऑर्डर के आने के बाद इन्होंने निगोशिएट करना या इन्होंने ये बात करनी है, इनको एक हफ्ते पहले भी अगर कर लेते तो मेरे ख्याल में अभी तक कुछ तो कुछ बेहतरी सामने नजर आ जाती। जहाँ तक रिजिग्नेशन वाला इशू है, रेजिग्नेशन का ये तो लाहौर से निकलते वक्त भी उन्होंने उस वक्त भी डिमांड किया था कि भाई ये दो मिनिस्टर जो है ये रिजाइन कर दे, और प्रॉब्लम ये है कि विद इन द पॉलिटिकल गवर्नमेंट भी कंट्रोडिक्शन है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब के शहबाज शरीफ साहब ने खुद ये बात कही हुई है, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनसे रेजिग्नेशन मांगी जाए। तो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने का ये ऑलरेडी ये बयान आ चुका है, बहुत पहले का आ चुका है, और उसमें उन्होंने भी ये बात कही है। तो कहने का मतलब ये कि ये जो कंफ्यूजन आप कह रहे हैं कि कंफ्यूजन जो है वो दोनों तरफ से है, एंड इसमें मजीद आवाम जो है वो और कंफ्यूज हो रही है। फाइनल क्वेश्चन हमारे साथ, आई वांट टू नो इसका आउटकम आप क्या देख रहे हैं? मैं ये नहीं पूछ रही कि आप क्या आउटकम देखना चाहते हैं, मैं पूछ रही हूँ हाउ डू यू सी इट प्लेइंग आउट। मुझे लग रहा है कि आज का जो ये लास्ट राउंड जो है कल 10 बजे तक जो ये नाइट जो है ये बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, और इसमें मेरे ख्याल में कुछ न कुछ ब्रेक थ्रू एक्सपेक्टेड है कि ये लोग करें, क्योंकि गवर्नमेंट मतलब है जो नजर आ रही है, जो हमारे बातें लोगों से हो चुकी हैं और जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि दे आर रिलक्टेंट कि वो किसी ऑपरेशन के ऑप्शन को अवेल करे, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट खुद बड़ी लूज रैकेट पे है, उनके और भी फंड्स को ले रहे हैं, तो वो नहीं चाहते कि वो इस तरह की हेड ऑन किसी इस ऑप्शन पे चले जाएं। और फिर हम देखते हैं कि साइड से जो सपोर्ट अनाउंस हो रहे हैं मुख्तलिफ एसोसिएशन से या मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टी से उधर से, तो वो उन चीजों को भी सामने रखते हुए गवर्नमेंट मुझे नहीं लग रहा है कि इतना उनकी ख्वाहिश होगी कि वो इस ऑपरेशन वाले ऑप्शन को अवेल करेंगे। जिस चीज के ऊपर फोकस किया जा रहा है, जो बात हो रही है, वो निगोशिएशन है, और मेरे ख्याल में उसमें ये अभी जो ये करंट नाइट है, ये आज का जो शब्द है, ये इसमें ज्यादा अहमियत रखता है कि कल 10 बजे तक शायद इनकी कुछ ब्रेक थ्रू हो जाए। चलें, थैंक यू वेरी मच मुबारक सैयद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, गुफ्तगू कर रहे थे इस्लामाबाद में जो धरना हो रहा है उसके जो इम्पैक्ट है उसके हवाले से। अहम बात ये थी कि नेगोशिएशन कितनी हो सकती है, कितना मूविंग स्पेस है अभी गवर्नमेंट के पास, क्या करना चाहिए।
کنکلوسیو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پہ تو آبویسلی جو ہے وہ سینسبلٹی بھی یہ کہتی ہے کہ نیگوسیشن کے ذریعے ہی اس دھرنے کو ختم کیا جائے, لیکن یہ جو پریسیڈنٹ ایک سیٹ ہو گیا ہے, میں ضرور چاہوں گی کہ آپ اور ہم اس کے بارے میں سوچیں کہ کیپٹل سٹی کو یا کسی بھی مطلب کراچی یا لاہور کسی بھی سٹی کو مطلب پروٹیسٹ ضرور کریں, لیکن اس طرح جو ہے وہ یا رمال بنانا کسی بھی جگہ کو یا اس کو ٹوٹلی شٹ ڈاؤن کرنا, اس سے کسی کا فائدہ نہیں ہے. سڑکوں کی پالیٹکس سے ہمیں جو ہے تھوڑا سا زیادہ میچور ہو جانا چاہیے. جو اہم ایشو جو مین ٹاپک جو میں نے ذکر کیا تھا اپنے انٹروڈکشن میں, اور میں نے اس لیے کہا تھا مجھے تبدیلی, کیونکہ ہمیشہ کہتی ہوں مجھے تبدیلی کی امید ہے, جس سے پھر سے ایک وہ دھچکا لگا ہے وہ بلوچستان کے حوالے سے. ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے کافی پیش رفت دیکھی جو سیاسی انکلوژن سے, بات چیت سے, انکلوسیوٹی آف بلوچستان کی جو عوام ہے اس کے ذریعے ہم نے دیکھا کہ کافی ایک ڈکریز آیا تھا جو سیپریٹسٹ موومنٹ ہمیں بلوچستان میں نظر آئی تھی. لیکن ابھی ہم نے دیکھا, آج کی بھی خبر آپ کے سامنے ہے کہ 5 اور باڈیز جو ہیں وہ تربت میں ریکور کی گئی ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ باڈیز جو ہیں وہ اسی وقت پہ شاید بیری کی گئی ہوں جب وہ 15 اور لاشوں کا ہم نے جو کل خبریں چلائی تھیں ان کے حوالے سے. تو بلوچستان میں یہ تو ایک کیس اگر آپ اس کو الگ سے دیکھیں ہیومن اسمگلنگ کا کیس ہے, لیکن کیونکہ اس کو بلوچ لبریشن فرنٹ نے کلیم کیا اور ان کے خلاف جو ہے وہ آپریشن بھی ہوا ہے, سکسیسفل آپریشن ہوا ہے اکارڈنگ ٹو دی ISPR, اور ان کے ایک ون آف دا ٹاپ 8 کمانڈرز کو مارا گیا ہے. ہم لوگ فوکس کرنا چاہیں گے بلوچستان کی سیکیورٹی پہ, بلوچستان کی صورتحال پہ, اور اس کا حل کیا ہے. ہم واپس اپنے اسٹوڈیو میں آتے ہیں. مبشر صاحب میں آپ سے شروع کروں گی. تھینک یو ویری مچ فار بینگ پیشنٹ, بیکاز ہم نے دھرنے کو obviously بیکاز اٹس ٹرو, اس میں آپ لوگوں کی جلدی میں کامنٹ ضرور لینا چاہوں گی. ایک جو جہاں تک دھرنے کی سچویشن ہے, ویل کم ٹو بلوچستان, ڈو یو بلیو کہ سڑکوں پہ نکل کے اس طرح جو ہے وہ کیپٹیو ہاسٹیج لینا کیپٹل کو, از اٹ اے وے آؤٹ, یہ کوئی سولوشن ہے؟ اچھا, ایک چیز تو یہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی احتجاج ہوتا ہے سڑکوں پہ ہی ہوتا ہے. احتجاج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ باہر جو ہے نا اوپن ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ جب آپ رائٹ دیتے ہیں اپنی قوم کو, میں دوسری آپ رائٹ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ احتجاج کر سکتے ہیں. اب اگلی بات جو ہے نا وہ نیشن بلڈنگ کی ہے کہ ہمیں کس طرح احتجاج کرنا چاہیے, احتجاج کرنے کا طریقہ کیا نہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ دنیا میں احتجاج ہو رہا ہوتا ہے تو لوگ ایک لائن میں روڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں اور ایک سائڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے نیشن بلڈنگ تو کی نہیں ہے. وائٹ ہاؤس کے سامنے روز احتجاج ہوتا ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سامنے بھی احتجاج ہو رہا ہوتا ہے, 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے بھی احتجاج ہو رہا ہے, ادر وائز بھی احتجاج ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ وہ کیا ہے کہ ایک نیشن بلڈنگ ہے ان لوگوں میں کہ ہمیں مہذب طریقے سے چلنا ہے, ہمیں لائن میں چلنا ہے, ہم نے ایک سائڈ چھوڑ کے چلنا ہے, ایک وقت تک احتجاج کرنا ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. تو ہم کہاں نیشن بلڈنگ کر رہے ہیں؟ مجھے ایک چیز بتائیے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بہت جو ہے وہ کس طرح کے بیچارے لوگ ہوں گے کہ جو دھرنے میں شریک ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ ایسا سٹاف کیسے میسر آتا ہے, ایسا سٹاف جو ہے وہ ملک میں کتنی تعداد میں اویلیبل ہے کہ جو بھی دھرنا کرنا چاہتا ہے یا اس طرح کا ایک پروٹیسٹ لمبے عرصے کے لیے کرنا چاہتا ہے, لمبے عرصے کے لیے مارچ کرنا چاہتا ہے, تو وہ کھانا چاہیے, سب کچھ چاہیے, سب کچھ ہے. تو آپ نے وہ ارینجمنٹ کر لیا تو آپ کے پاس اویلیبل ہو گئے لوگ. ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ ایسے لوگوں نے 1 لاکھ کا جلسہ کیا جبکہ ان کی پارٹی کے اتنے ورکر ہی نہیں ہیں. تو کیسے ہوتا ہے یہ سب کچھ؟ اس کا مطلب ہے کہ کچھ گیپس ہیں, کچھ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ بےچارے اس لیول پہ زندگی گزار رہے ہیں جو مجبوراً یا اپنے اس وقت کو کل کرنے کے لیے یا انہیں کچھ گین ہو رہا ہے تو وہ ان چیزوں کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, وہ ٹائم بھی دے دیتے ہیں اور اپنی زندگی کو مشکل میں بھی ڈال دیتے ہیں. تو لہٰذا یہ سوچنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ابھی نیگوشیشن کریں, جس طرح بھی کریں, ان کے ساتھ جو ہے ان کو اوائڈ کرتے ہوئے کسی قسم کے تشدد سے ان کو باہر نکالیں, لیکن سوچیں لانگ ٹرم کہ کیا ہم اتنا کیسے ہوگا کہ ہم اپنے ملک میں ایسے لوگوں کو ایک ہیلدی ایکٹیویٹی جو ہے اس کو بڑھائیں. یو نیڈ ایجوکیشن ہے, پھر وہ پوری سب کچھ ہے, پورا پیکج ہے جس سے آپ اپنی قوم میں ایسے لوگوں کی تعداد آہستہ آہستہ کم کرنے کی کوشش کریں. لیکن ہم تو لانگ ٹرم ہے, ہاں لانگ ٹرم ہے, ادروائز اس کا شارٹ ٹرم نہیں ہے کہ آپ ایک دم لوگوں کو اٹھا کے پھینک دیں اور پھر اس کے بعد آپ روک نہیں سکیں گے, کوئی اور لوگ آگے پھر بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے صدیقی صاحب, میں آپ کی طرف آئی تھی اباؤٹ دا دھرنا. ڈو یو تھنک اگر نیگوسیشن نہیں ہوتی فزیکل فورس, کیا یہ سولوشن ہے؟ دیکھیے الٹیمیٹلی فزیکل یوز آف فزیکل فورس از آلویز اے لاسٹ ریزورٹ بیسیکلی.
लेकिन मैं इन्हीं की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए जो आपने पहला सवाल पूछा था, in times like these in Pakistan, this kind of dharnas basically unknowingly becoming stooges of enemies. True. तो ये एक शोर कम से कम ये जरूर इंटीग्रेट करना चाहिए उनके रहनुमाओं को जो वहाँ जिनकी कॉल पे ये लोग जमा हुए हैं, और आपने देखा उसका फॉल आउट अब आज कराची में और वही एक प्रेशराइज एक्सेस है कि जी कल की जो नेगोशिएशंस होनी है जो आज होनी थी उसको प्रेशराइज करने के लिए कराची में भी करें और पूरी कंट्री को जो है कि एक स्टेटमेंट की कैफियत कर दिया जाए. आई डोंट थिंक सो कि जी ये लॉन्ग टर्म में भी शायद ये चीज़ होगा टिल द टाइम कि आप अंदर यहाँ हमारे माशरे में एक्सट्रीमिज्म, फंडामेंटलिज्म, इंटॉलरेंस विद अदर कम्युनिटीज जो है वो नहीं इंटीग्रेट करेंगी. ये अल्टीमेटली बेसिक ये धरना क्या एक्सट्रीमिज्म के अगर नहीं है तो ये क्या चीज है. ठीक है. और ये वही वाली बात ये कर रहे हैं कि अगर आप फोर्स इस्तेमाल करेंगे तो आप हंसेंगे, अगर वो रेजिग्नेशन देंगे तो मतलब जी इनकेस अगर ये जो भी आ जाए और वो ये डिमांड करे रिस्पेक्ट कि वो सही है ये गलत है, आप जो है वो उसको ऑब्लाइज करेंगे बाय फोर्स आप आके अपना जो भी है मनवाने. इट्स रॉन्ग प्रेसिडेंट टू सेट. वापस आ जाते हैं टू बलोचिस्तान एंड अगेन, क्योंकि आप लोगों ने दोनों ने ये बात किया कि ऐसे धरनों का ऐसी सिचुएशन जो है आप लोगों ने ये सही पॉइंट आउट किया कि हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि लोग क्यों निकल रहे हैं, क्या उनके सोशियो इकोनॉमिक हालात हैं, और ये बड़ा क्लोजली लिंक्ड है टू बलोचिस्तान. और अभी वहाँ पे जो इंसर्जेंसी जो मैंने जिक्र किया काफी कम हो गई थी. मुबश्शिर मीर साहब BLF ने इसको क्लेम किया है और उनके खिलाफ ऑपरेशन भी हुआ और सक्सेसफुल हुआ है. लेकिन टू क्वाइट एन एक्सटेंट मैं इसलिए थोड़ा सा इस पे जो है मुझे तफ्तीश है बिकॉज काफी सालों से हम देख रहे थे थ्रू डायलॉग, थ्रू बातचीत, इंक्लूजन, काफी सूरत हाल बलोचिस्तान की बेहतर हमें नजर आ रही थी. एंड अब क्या हम ये सोचें कि ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो मतलब हो गया, इट इज नॉट रूटीनली, या हम बाकी हमें फिर से रीफोकस करना चाहिए, रिविजिट करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि ये इसकी तरह और क्या फर्दर इंसिडेंट्स हो सकते हैं, हमारा हम कितने सक्सेसफुल हैं कितने नहीं हैं. अच्छा, इसमें एक चीज है कि देखें ये इंटरनेशनल जो एक एजेंडा हमें नजर आता है और उसमें हमें 2-3 चीजें जो हैं वो जरूर याद रखें कि पिछले कुछ दिनों में आपने फॉलो किया होगा कि स्विट्जरलैंड में कुछ जी बिल्कुल स्विट्जरलैंड में उन्होंने क्लियरली एक बैन लगाया है लगा था और एक वहाँ पे बोर्ड्स जो है वो लगाए गए पहले हमने फिर उसके बाद हमें ये भी न्यूज आई और बहुत सोशल मीडिया पे अदरवाइज भी एक फुटेज भी आई कि कुछ लोगों की मुलाकात जो लंदन में हुई और वो एक फ्रेश मुलाकात थी, कुछ नए प्लेज लगता है कि वो किए गए. मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी एक कंटिन्यूटी है ना जो खारजा पॉलिसी के हवाले से मैं बात करूंगा कि जो हमारे इस हवाले से इस मिनिस्ट्री के करता धरता हैं उनका एक जो इंटरनेशनल फोरम्स पे इन चीजों को उठाने का अंदाज है या तो वो मुअस्सर नहीं है. ठीक है. तो हमारी जो डिप्लोमेसी है वो हम अपने इस हवाले से बलूचिस्तान के इशू के हवाले से अपने कितने हमनवा बनाए हैं, हमारे कितने दोस्त हमारे इस मौकफ को सपोर्ट करते हैं ओपनली. ये हमें जरूर एक चीज देखनी पड़ेगी. इसकी हम देख रहे हैं कि पिछले 4-5 साल में खारजा पॉलिसी के हवाले से वो दफ्तर खारजा बड़ा कमजोर जा रहा है. सही. उसकी कई वजूहात हैं. मतलब ये नहीं कहा जो सबसे बड़ी एक बात थी कि आपका एक परमानेंट एक बंदा नहीं है जो दुनिया में जाकर अपना मौकफ जो है होता क्या है. आप देखें एक बंदा है वो बैठ के फोन करता है, एक बंदा है वो जाके किसी से मिलता है, उसके सामने कोई एविडेंस रखता है. तो वो चीज तो हमारी बिल्कुल जो है वो समझ लीजिए जीरो पे चल रही थी. नंबर 1. नंबर 2 फिर हम हमेशा ये हम देखते हैं कि भाई हमारे जो ऑफिसेज हैं जो एम्बेसीज हैं वो कितनी मुअस्सर हैं, वहाँ पे कितना जो है इन चीजों को काउंटर करने की कोशिश की जा रही होती है. वहाँ पे लोग जो गए हुए हैं कितना प्रोफेशनली इन चीजों को देख रहे हैं. क्या वो एक जस्ट इंजॉयमेंट के लिए 3 साल गुजारने गए हुए हैं या फिर वो बाकी एक पैशन है उनका ये प्रोफेशन जो है, तो वो भी हमें कमी नजर आती है. और उसमें जो अपॉइंटमेंट्स हैं कितनी वो सियासी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, कितनी वो लोग हैं जो सिफारिशों के साथ जा रहे होते हैं. तो लिहाजा हमें वो एनर्जी नजर नहीं आती उन लोगों में जो आनी चाहिए. तो लिहाजा ये 2-3 इवेंट ऐसे हुए
जो मैं समझता हूँ उसके बाद यहाँ पे इंसर्जेंसी आप ये कह रहे हैं कि we to stop the foreign interference. देखिए अच्छा हम लोग सिफारतकारी के जरिए लोगों को अपनी साइड पे लेके वहाँ पे रोक सकते हैं. अच्छा एक चीज तो ये दूसरा ये कि हम देख रहे हैं कि जी अफगानिस्तान ठीक है एक बड़ी अच्छी मूव है कि हमने ईरान के साथ जाके बातचीत की है. ठीक. अब क्या है कि अफगानिस्तान की जो नई सिचुएशन हो रही है उसमें हमारे और ईरान के मफादात कुछ इकट्ठे होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि दाइश की वहां पे सरगर्मियां जो है वो बढ़नी शुरू हो गई हैं और इसको देखते हुए लगता और ये बहुत जरूरी था बड़ा टाइमली हो गया बल्कि थोड़ा लेट हुआ है कि हमें ईरान के साथ बात करके हमें इकट्ठी कोई स्ट्रेटेजी इस हवाले से बनानी पड़नी थी जो हम उसके ऊपर जो है ना वो एक पेज पे आ गए. लेकिन यह है कि अफगानिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है वो फिर वापस उसी चीज पे जा रही है. अब ये देखें कि मतलब कितना एरिया है जो हम ऑफ एयर बात भी कर रहे थे कि कितना एरिया जो है मुख्तलिफ उसकी जो है वो आ रही है कोई 40% कह रहा है कोई 70% कह रहा है कोई 60% कह रहा है कि जहाँ पे अफगान हुकूमत जो है वो ऑपरेट ही नहीं कर रही. अच्छा काबुल के बाहर कोई इतनी है ही नहीं. अच्छा काबुल के अलावा एक तरफ तो जो है कि एक तरफ तो अफगान तालिबान है ठीक है थोड़े हम कंफर्टेबल हैं उनके साथ लेकिन जो दाइश के पास एरिया जा रहा है वो बहुत ज्यादा. आप कह रहे हैं ईरान के साथ कोलैबोरेशन अच्छी बात है लेकिन इसको जो बलोचिस्तान में आपको अब ये ट्रेंड नजर आ रहे हैं जो आपने इंसिडेंट्स पॉइंट आउट करें वेदर इट वाज स्विट्जरलैंड द मीटिंग्स इन लंदन आप कह रहे हैं कि हमारी सफारतकारी को करना चाहिए. अच्छा हाँ एक चीज और है मुझे इसमें कभी दूसरा ये है कि जो अफगानिस्तान है वहाँ से जो इन्फिल्ट्रेशन है ठीक है हमने फेंसिंग शुरू की है यकीनन ये बहुत महंगा और बड़ा लंबा और बड़ा जबरदस्त काम है लेकिन चले हमने इस पे काम शुरू कर दिया. बड़ी देर से हमारा ये मुतालबा भी था और उस वक्त जब नेटो फोर्सेज बहुत बड़ी तादाद में अफगानिस्तान के फिर भी हो रहा है. अच्छा एक और बात कि मैं ये चीज जो है ना फील करता हूँ मैं एज ए ऑब्जर्वर भी हम देखते हैं कि हम देखते हैं कि एक इंसिडेंट होता है उसके बाद हम एकदम विजिलेंट हो जाते हैं उसके बाद हम खामोश क्यों हो जाते हैं. विजिलेंट आप किसको कह रहे हैं? मैं समझता हूँ जैसे हुआ और हमने नहीं हमारी सिक्योरिटी देखिए सिक्योरिटी का एक बात जरूर बता दूं लेकिन सिक्योरिटी का जहां तक हमारे इंटेलिजेंस या किसी भी दुनिया के इंटेलिजेंस ऑपरेशन होते हैं सिद्दीकी साहब प्लीज डू फील फ्री टू कंट्रीब्यूट टू दिस. जहां पे हम लोग कहते हैं कि हमारी जो एजेंसीज हैं वो हमें नजर आती हैं कि हरकत में फिर चुप हो जाती हैं. एक फैक्ट है कि दुनिया में जहां पे भी इंटेलिजेंस होती है 99% जो सबसे सक्सेसफुल काम होते हैं वो हमारे सामने आते ही नहीं है एंड दैट्स व्हाई वो हमारे सामने. उससे इतराज नहीं है मुझे लेकिन मुझे ये है कि देखिए एक इंसिडेंट हुआ हमने उसको फौरी तौर पर उसका जवाब दिया ठीक है. अब ये है कि इसका तसलसल जो है वो कहाँ जाके टूटता है वी डोंट नो कि पीछे लेकिन अभी तो हमने फौरी तो वो एक तरफ से तो हमने कर दिया. आपको याद है कि कोयटा में पहले वो चाइनीज के साथ इशू हुआ था तो हमने फौरी एक रिएक्शन दिया फिर उसके ये जो लेकिन अगर हम लोग देखें ये इस चीज से मेरा थोड़ा सा आपसे इख्तिलाफ होगा. वो ये है कि अगर हम लोग हमारी अगर जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो बताए कि आज हम ये कह रहे हैं कि हमारे 6 महीने के बाद ये कहना है ये तो ऐसे हो गया कि जैसे मुहर्रम से पहले पुलिस वाले जो है मुझे ये लगता है कि जब इंसिडेंट होता है तो एक पूरी कौम पे प्रेशर आता है एक पूरी कौम पे प्रेशर आता है तो उसके बाद यकीनन कोई ऐसी कार्रवाई यकीनन एक होती है जिससे रिलीफ आता है. लेकिन हम देखते हैं कि जो एक कंटिन्यूटी पहले थी जैसे ऑपरेशन ज़र्बे अज़ब की कंटिन्यूटी थी उस तरह की कंटिन्यूटी आपने पहले खुद कहा अपने इंट्रो में कि एक हमें लगा कि बहुत सिचुएशन बेहतर होगी. उस वक्त क्या था कि बहुत कंटिन्यूटी के साथ जो है वो ऑपरेशन होगा. आपकी ये फीलिंग है आपके ख्याल है कि वो एक प्रेशर और वो एक कंटिन्यूटी उसमें आपको थोड़ा सा लगा रुक जाता है उन्होंने गैप दे दिया वो गैप आ जाता है उसका क्या आपसे दो चीजें आपने आइडेंटिफाई की सिद्दीकी साहब ने दो उन्होंने एक कहा है कि ये गैप which I might or might not agree with दूसरा उन्होंने कहा है कि सिफारतकारी. मेरा आपसे ये पॉइंट होगा कि सबसे अहम चीज इस डिस्कशन में जो मैं लाना चाहूंगी वो ये है कि अगर हम देखें कि जो CPEC का जो रूट बनता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का इसमें इंडिया इज हॉस्टाइल टू द आइडिया ऑब्वियसली सो इज अमेरिका. ये हम सब जानते हैं एक और लंबा शो हो जाएगा अगर हम नाज़रीन को फिर से स्क्रैच एक्सप्लेन करने पर. इसमें जो है पाकिस्तान को एक तरह से जो है वो इंडिया और अमेरिका को अगर इस ऑपरेशन को थोड़ा सा कहीं पे अननर्व करना है इम्बैलेंस करना है बिकॉज अगर आपको याद हो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ दिन पहले ही ऐलान भी किया है बलोचिस्तान पैकेज के हवाले से विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें जो है ऑब्वियसली देयर विल बी एलिमेंट्स जिनकी फंडिंग भी आएगी बलोचिस्तान में जो वो कंटिन्यूसली होता रहेगा और हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं रोकने की बट आप बॉर्डर्स आप पोरस कहाँ किस हद तक अभी जरा फेंसिंग शुरू हुई हुई है ईरान से बातचीत हो रही है अच्छी बात है हो रही है बट ये जो हम लोग इंटरफियरेंस देख रहे हैं थ्रू फॉरेन कंट्रीज थ्रू प्रॉक्सीज और व्हाटएवर ये तो हम लोग देखते रहेंगे.
Basically, I hope we agree to disagree. We can always agree to disagree, and that is why there's a healthy debate. Because I intend to. देखें, we have come a very long way as far as Balochistan is concerned. ठीक है. अगर आप early 70s की first insurgency देखें बलूचिस्तान में और अभी के हालात देखें, it's not different. देखिए, जितना आपने पहले बताया कि एक आध इंसिडेंट जो है वो आ जाता है और उसको हम हाई क्रिएट कर देते हैं, जो 99% जो इंसिडेंट जो रिवर्ट किए जाते हैं, अबॉर्ट किए जाते हैं, उसको कोई नहीं देखता. एक चीज तो ये, लेकिन मैं देखूंगा, देखें, इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग जिसमें बात कर रहे हैं. इंटरनेशनल फोरम में हमने इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट एज फार एज गवर्नमेंट इज कंसर्न कि we have become member of Human Rights Commission of UN because of Dr. Malia Lodhi साहिबा. Despite the fact कि जी जिसकी आप बात कर रहे हैं नारायण मरी की जो को किया, he is still a member of Human Rights Commission of UN as far as Balochistan is concerned, and he is very proactive in this regard. Having said that, इसके बावजूद, अमेरिका की मुखालफत के बावजूद, इंडिया की मुखालफत के बावजूद, we have managed to secure a seat at Human Rights Council. One thing, ये जो लंदन में हो रही है, या लंदन में जो प्ले कार्डिंग चल रही थी, बैनर्स थे, स्वीडन में चल रहे थे, या इसका बैन हुआ है नारायण मरी का, ये किस लिए? गवर्नमेंट के डोजियर्स की जाने की वजह से. वी हैव टेकन दैट केस. देखें, इंटरनेशनल फोरम में जरूर सुनवाई हो रही है. कुलभूषण यादव से ज्यादा बड़ा केस क्या हो सकता है? ओपन सीक्रेट का एग्जांपल कि जी जिसको हम एक्सप्लॉइट करने जा रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट में, और उसने ये कन्फेस किया है कि जी इंडिया इन्वॉल्वमेंट है, हमारी रॉक की इन्वॉल्वमेंट है, सीपेक की वजह से उसने सर्विंग आर्मी ऑफिसर, ही इज नेवल ऑफिसर ऑफ इंडियन नेवी, तो वो किया है. देखिए, एज फार एज इंटरनल साइड इज कंसर्न, present IGSC General Nadeem Anjum, I know him personally. Is a gem of a person. और जो वहाँ वो कर रहे हैं, I hope कि कोई वहाँ दिखाए. आपकी वहाँ की यूथ को उनकी टेक्निकल एजुकेशन है, उनकी एजुकेशन है, उनको मेन स्ट्रीम में इंडक्शन है, FC में इंडक्शन है. आज वहाँ उस गांव में परचम लहरा रहे पाकिस्तान के, जहां 10 साल पहले या 5 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता तराना सुनाने का. आप वहां इंटरेक्शन है और इमेज बिल्डिंग मेजर्स चल रहे हैं. चमलंग प्रोजेक्ट 10 साल पहले आप लोग समझते हैं कि आर्मी के स्पॉन्सर था. कितनी रोजगार, 5,000 से ज्यादा रोजगार जो है वो वहाँ की यूथ को दिए गए. इस वक्त आर्मी की स्पॉन्सर्ड जो है वहाँ टेक्निकल एजुकेशन सेंटर्स चल रहे हैं, स्कूल्स चल रहे हैं. इंडक्शन इन आर्म फोर्सेज जो है उनकी जो क्या कहते हैं मेरिट्स हैं वो थोड़े से डाउन कर दिए गए हैं ताकि उनकी इंडक्शन हो सके. देखिए, ये काम तो है, इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस. लंदन प्लान का आपने लंदन मीटिंग का जिक्र किया. लंदन मीटिंग कोई नई चीज तो नहीं है. 74 में लंदन प्लान का एक जिक्र आया था, बलूचिस्तान पे ही आया था. आप देखिए, गाजियान मरी हस्ताम, ये वो उनका बेटा है जो किसी वक्त ही वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस इंसर्जेंसी. खान ऑफ तलाब का पोता है. मतलब आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल से इससे ज्यादा हम अगर बोलें कि जी आज कल में ही उसका जो है वो जो कि 70 सालों से प्रॉब्लम है उसको ठीक कर दी जाए, आई डोंट थिंक सो ये होगा. टू वेरी डिफरिंग ओपिनियंस देयर, बट आई वुड से कि इसमें एक मिडिल ग्राउंड भी हमें मिल सकता है. हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, बट इट्स अ वेरी वेरी सीरियस डिस्कशन, एंड स्पेशली बिकॉज आई थिंक बलूचिस्तान के हवाले से हम लोग इतनी बातचीत नहीं करते जितनी हमें करनी चाहिए. एंड आई प्लान कि इंशाल्लाह एटलीस्ट वंस अ वीक वी शुड डू दिस. एंड आई थिंक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है. प्लीज कीप वॉचिंग, सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक. नबी आखिर रसूल मुअज़्ज़म हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है. अपने नबूवत हर मुसलमान के ईमान का जुज़. गुज़िश्ता दिनों तमाम सियासी जमातों पर मुश्तमिल पार्लिमानी कमेटी ने इलेक्शन बिल 2017 का मुसव्वदा मुतफ़िक़ा तौर पर तैयार किया, जिसकी पार्लिमान ने मंजूरी के दौरान पुराने हल्फनामा में दर्ज खत्म नबूवत की शिक की बहाली के मुतालबे पर हुकूमत और पार्लिमान में मौजूद तमाम सियासी जमातों ने फौरी तौर पर मज़कूरा शिक को असल शक्ल में बहाल कर दिया. अब खत्म नबूवत की शिक
اپنی پرانی اصل شکل میں بحال ہے اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے. ویلکم بیک جی. بلوچستان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. بریک سے پہلے صدیقی صاحب آپ مینشن کر رہے تھے, آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. ایک چیز جو آپ کہتے رہے کہ آرمی نے یہ کیا ہے, آرمی نے امپلائمنٹ جنریٹ کی ہے, آرمی, مجھے آپ نے کچھ سیاستدانوں کا بھی ذکر کیا. یو مینشن دا خان فلاد گرینڈ سن, آپ نے جو ہے وہ کچھ اور. بٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, بیکاز اگین ڈفرنگ اوپینینس, کہ میر صاحب ہمیں فوج کا رول تو انہوں نے بتا دیا کہ وہ کافی ایکٹیولی وہ کر رہے ہیں, بٹ سیاستدان بھی آئی تھنک انہوں نے کافی, مجھے لگتا ہے پچھلے کچھ سالوں میں, چاہے پیپلز پارٹی کی حکومت بھی دیکھ رہے ہیں, ہم اب کی بھی دیکھ رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ سیاسی لیول پہ بھی جو ہے وہ کافی ایک ریچنگ آؤٹ پروسیس ہوا ہے, نہیں, اور اس سے بھی فرق پڑا ہے. دیکھیے ایک چیز تو یہ ہے کہ جو بلوچستان کی سچویشن, جو وہاں کا ایک اسٹرکچر ہے وہ قبائلی ہے, اور قبائل کے جو ویلیوز اپنی ہوتی ہیں, جو ان کا ایک سسٹم ہے, وہ میرا خیال ہے جو آپ کا قومی سسٹم ہے نا اس کے اوپر ڈومینیٹ کرتا ہے. اور لیکن یہ ہے کہ بلوچستان کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس حوالے سے سپورٹ کیا گیا کہ ان کے جو اعتراضات ہوتے تھے کہ جی آپ کا ہمارا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ تو ہے, اس کے پاس اختیار نہیں ہے, تو وہ بھی اس کو کھلی چھوٹ دی گئی. چیف سیکرٹری بھی بلوچی لگایا گیا. پھر وہ 18ویں ترمیم کے بعد ہوا کہ جی وہاں پہ جو ہے وہ گورنر جو ہے وہ دوسرا آ جاتا تھا صوبے سے, تو اب جی وہ بلوچستان سے ہی گورنر ہو گئے, تو تقریباً ان کو وہ دیا گیا. لیکن یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا. وہ جو ان کا ایک سرداری نظام ہے وہ ابھی بھی اتنا زیادہ پاورفل ہے کہ ہم نہیں, اور پیسے بھی ان کا سرداری نظام جو ہے وہ حکومتی نظام کے اوپر زیادہ جرگا سسٹم ہو یا عدالتی نظام ہو. اور ہم نے یہ ہم لوگ ان سے پوچھیں جی بالکل, میں یہاں پہ ایک لائن پوری کر دوں کہ ہمیں یہ گورنمنٹ کے ترجمان ہمارے ساتھ, جی بالکل, اور وہ چیز ہمیں یہ سمجھ آئی کہ پیسہ بھی بہت گیا, تقریباً سارے صوبوں کو ملا ہے, اور اسی لحاظ سے وہاں پہ کرپشن ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ جو پیسہ ٹرکل ڈاؤن ہونا چاہیے تھا وہاں پہ, حالانکہ بلدیاتی نظام بھی موجود ہے, لیکن اس کے باوجود پیسہ وہاں پہ لوگوں تک نہیں پہنچا. میں کہ فوج اگر اتنا زیادہ کر رہی ہے تو آپ مجھے ٹھیک ہے چلیں, یہی آپ نے کہا کہ ان کا. جی السلام علیکم, ہمیں انوار الحق کاکر صاحب اسپوکسمین گورنمنٹ بلوچستان جوائن کریں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ کا بہت بہت شکریہ کاکر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہاں پہ ہم لوگ بلوچستان کی سیکورٹی سچویشن کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں, اور یہاں پہ دو چیزیں ریز ہوئی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ نمبر 1, بلوچستان میں ملٹری نے تو بہت کام کیا ہے, لیکن جو سیاستدانوں نے کام کرنا چاہیے تھا وہ دو وجوہات سے نہیں ہوا ہے. ہمارے گیسٹ کہہ رہے ہیں نمبر 1, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا قبائلی نظام ہے وہ آپ کے حکومتی نظام سے زیادہ اوپر آپ لوگ رکھتے ہیں. نمبر 2, کہ جو پیسہ دیا گیا ہے وہ ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوا ہے, وہ کرپشن میں جو ہے وہ اسکوانڈر ہو چکا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے پارشلی یہ شاید بات درست ہو, لیکن میرے خیال میں جو ابھی بھی یو پیپل آر سفرنگ فرام نائیوٹی, یہ بہت سمپلسٹک اپروچ ہے. ایک طرف کہتے ہیں کہ جی اتنا زیادہ پیسہ آیا, کرپشن ہوئی اور پھر یہ ساری چیزیں خراب ہو گئی. دوسری طرف بیک زبان ہو کے کہتے ہیں کہ انڈیا نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کی, تو جو انڈیا نے انویسٹمنٹ کی اس کے ایکول آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے, جواب نفی نہیں ہوگا. جو اسٹریٹجک امپورٹنس بلوچستان کی ہے اس کے مطابق ریئلائزیشن نہیں ہے ابھی تک. ٹھیک ہے, ہم آدھا پاکستان ہیں, ہمیں لاجسٹک کاسٹ ہماری بڑھتی ہے. اگر ہم نے فار انسٹنس سروس ڈلیوری میں ہیلتھ سروسز کی طرف جانا ہو, ایجوکیشن سروسز کی طرف جانا ہو, مس مینجمنٹ اس کا ایک حصہ ہے جو کہ 10% ہوگا, 20% ہوگا, 30% ہوگا, لیکن جو 70% ہے وہ اسٹل اسکارسٹی آف ریسورسز ہے. آپ آدھے پاکستان کو اس طرح اگنور نہیں کر سکتے. آپ پولیٹیکل ریپرزنٹیشن کدھر, پولیٹیشین ہوگا نالائق ہمارا, ہمارے 14 MNA ہوتے ہیں, آپ ہمیں وفاقی حکومت میں جو بھی پرائم منسٹر بنتا ہے کوئی پوچھے گا ہمیں, ہماری کوئی پولیٹیکل اوقات رہے گی؟ یہ بڑے آئیڈیل MNA ہمارے 14 کے 14 بن گئے. کیا ان آئیڈیل MNA کو نمبر گیمز میں جب پرائم منسٹر الیکٹ ہوگا وہ کمپین کے لیے بھی شاید ایک رات نہ آئے, کوئی بھی پرائم منسٹر. تو اگر آپ نے جینوئنلی ان چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے تو آپ کو پولیٹیکل اسٹیک کو
आउट ऑफ द बॉक्स होकर सोल्यूशन की तरफ जाना होगा कि कैसे बढ़ाएं ताकि वफाक पॉलिटिकली इन्वेस्ट हो यहाँ पर प्रोविंस में और प्रोविंस की भी कनेक्टिविटी वफाक में ज्यादा हो। तो इसके लिए बहुत प्रूडेंट अंदाज में सोचने की जरूरत है। ये जो हेयर फेज हैं और स्वीपिंग स्टेटमेंट्स हैं एकदम से उसमें मेरे ख्याल में नहीं जाना चाहिए, बहुत ऑब्जेक्टिव होकर एनालिसिस करना चाहिए, तब शायद हमें बातें समझ आनी शुरू हो जाए। काफी साहब आप भी जिस तरह बात कर रहे हैं, साउंड लाइक आप भी आपने जो गुफ्तगू सुनी है, यू आर ऑल्सो क्वाइट एडमेंट कि आप लोगों की बात, बट यू आर द स्पोक्स पर्सन। आपने जो कहा है कि आउट ऑफ द बॉक्स, आई एम श्योर आपने सोचा भी होगा, यू आर द स्पोक्स पर्सन, देयर आर पीपल अराउंड यू, उनके पास वो सोल्यूशन होगा। सो व्हेन आई आस्क यू कि क्या है वो आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन, आई एम श्योर आपके पास जवाब हो। जी, मेरे ख्याल में पॉलिटिकली अगर उसको एड्रेस करना है, बलूचिस्तान को डिस्ट्रिक्ट वाइज एक कौमी असेंबली की सीट देनी चाहिए। अगर हमारे पास 34 नेशनल असेंबली के मेंबर्स होंगे रिजर्व के साथ 40 में, तो वफाक में जो भी गवर्नमेंट फॉर्मेशन होगी वो इग्नोर नहीं कर पाएगा। दिस इज वन स्टेप। ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो बलूचिस्तान के अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें जो रिसोर्स मिले हम उसको बहुत रिलीजियसली इम्प्लीमेंट करें और उसको ट्रू जो स्पिरिट है उसमें उसका निफाज हो। हम मिसमैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज को गुनाह समझे और स्ट्रिक्ट अंदाज में फाइनेंशियल डिसिप्लिन लेकर आए। ठीक है। साथ साथ में प्रो पीपल, आम आदमी, आम बलोच, ये उसका सूबा है, ये उसका मुल्क है, ये किसी वडेरे नवाब सरदार का है, ऐसा नहीं है कि हम उन्हें निकाल रहे हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ स्टेक जब एक आम शहरी की रियासत में स्टेक ज्यादा होगा, प्रो पीपल अप्रोच होगी, प्रो पीपल जो प्रोजेक्ट्स है वो सामने आएंगे, तो विद इन अ डेकेड पूरे का पूरा नक्शा ही तब्दील हो जाएगा। लेकिन जब आपके इलेक्टेड हेड जो हैं नवाब जन सरदार, वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आम बंदे को? देखिए, हमारा पूरा का पूरा सूबा भी नवाब और सरदार नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, हमारे यहाँ तकसीम है। पश्तून एरिया जो है वो आम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, मकरान डिवीजन में आम लोगों की रिप्रेजेंटेशन है, और हमारे सेंट्रल बलूचिस्तान में ऐसे हल्के हैं जो आप लोग उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक ऐसा भी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें वाकई रवायती नवाब और सरदार भी आते हैं, वो भी ऐसे ऐसे तब्दील हो ही जाएगी। और अगर नवाब और सरदार पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हैं तो हम उनको भी वेलकम करते हैं। ठीक, थैंक यू वेरी मच काके साहब। मैं आपकी तरफ आऊंगी सिद्दीकी साहब। आई थिंक दैट ही समड इट अप क्वाइट वेल, लेकिन उन्होंने एक पॉइंट तो सही कहा, उन्होंने कहा कि हमें रिप्रेजेंटेशन ज्यादा चाहिए असेंबली में, हमारी बात सुनी जाएगी। बट जो बाकी दो पॉइंट्स उन्होंने कहे वो फेडरल से तो रिलेटेड नहीं है। पॉइंट नंबर 2 जो था कि हमें करप्शन कम करनी है और हमें जो है वो सही तरीके से जो है वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है, दैट इज टोटली इन देयर ओन हैंड। किस तरह करें? पॉइंट नंबर 3 भी उनके अपने हाथ में है कि हमें सरदारी निजाम नहीं, हम लोग आम आदमी की जो बात करेंगे वो भी उनके हाथ में है। लेकिन देखिए, मुझे एक चीज बताइए कि मतलब एजुकेशन और हेल्थ जो है वो तो इन्हीं का काम था ना, ठीक है ना, इन्हीं का एरिया है ना, जिससे आपने पहले भी कहा कि जी हमें ज़ाहिर तालीम बढ़ाएंगे तो वो लोगों की जिंदगी तब्दील होगी। नहीं, स्वीपिंग नहीं है। देखिए, एजुकेशन जो है उस पर तो सूबे ने, वो कह रहे हैं जी कि हमें जाना पड़ता है, लॉजिस्टिक का हमें प्रॉब्लम है जी, ठीक है, चले हम इस चीज को भी मानते हैं कि चले जी हर जिले को दे दें जी एक सीट, चलो कोई बात नहीं, बलोचिस्तान वाले हमारे भाई हैं तो उनकी सीटें बढ़ जाए, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है कि भाई अगर जहाँ 14 हैं 28 हो जाए, चले 28 हो जाए, कोई प्रॉब्लम। आई थिंक बलोचिस्तान ज्यादा बड़ा डिबेट ये टच करता है सिद्दीकी साहब, एंड प्लीज तो डिबेट ये हो जाता है कि सब अगेन इट कम्स बैक टू पंजाब। नहीं, ठीक है जी, उन्हें मिल जाए, नहीं वो सीट मिल जाए, लेकिन ये भी तो है सेनेट में तो बराबर की सीटें हैं वहाँ पे, और मिनिस्टर कौमी सब क्या, बट सेनेट में हम जानते हैं सेनेट से पास हो जाए फिर आपका जाता है, वो बात ठीक है, असेंबली में ही जाता है। सेनेट रियली इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, कैबिनेट में उनकी प्रेजेंटेशन है या नहीं है ना? तो आप अपने जो कैबिनेट में जो प्रेजेंटेशन है, जो मिनिस्टर है वहाँ पे, उनसे क्यों नहीं पूछते कि जी आपने सूबे के लिए क्या लिया? लेकिन जो सूबे को आपके एनएफसी अवार्ड के तहत जो मिल रहा है उसका तो इनका तो वो भी बहुत कम मिल रहा है। जी देखिए, आपने सुना उन्होंने कहा कम मिल रहा है। देखिए, एक तो मैं आपकी वो अपनी पहली स्टेटमेंट की थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दे दूं। द वर्क विच आर्मी डज इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। इट इज But it is executed by the army, क्योंकि वो उनकी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है और सारा है।
एक चीज, दूसरी चीज जिस तरह इनका मैं स्टेटमेंट के बारे में कोई थोड़ी सी कमेंट करूं कि देखिए दिस इज द फर्स्ट टाइम कि कोई नेशनल गवर्नमेंट बलूचिस्तान में आई है, और वो भी एक बलूचिस्तान की कंसेंसस के हिसाब से उसका हिस्सा था कि जी ठीक है, अगर आप मेन पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, व्हाई नॉट गो अहेड और आप काम कीजिए। या फंडिंग की जहां तक ताल्लुक है, ऑब्वियसली ठीक है, एनएफटी का इशू होगा, सब कुछ होगा। सीपेक का 80% इन्वेस्टमेंट इज गोइंग इन बलूचिस्तान राइट नाउ। मतलब वो सारा जो पैसा 45 बिलियन से अभी वो 50 चला गया, 50 से गुड अबाउट 60 पे अभी शायद पहुंच जाएगा। 80% इज पीपल आर इन्वेस्टिंग इन बलूचिस्तान। गवादर किसके लिए बन रहा है, उसकी आफ्टर फैक्ट उसकी जो फ्रूट्स हैं वो कौन लेगा बेसिकली। इसी तरह जो हाईवेज बन रही हैं, ये 15 बंदों का जिन्होंने क्लेम किया, लोकल एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट हो रही है, जी एग्जैक्टली ये वहीं हो रही है। एजुकेशन से मैं आपसे जो अर्ज कर रहा था, टेक्निकल एजुकेशन, चाइनीज इंस्टीट्यूशंस वहाँ बन रहे हैं। ग्वादर में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन बन रहा है फॉर लोकल लेबर। पर एक डर तो है, देखें आप भी जो कह रहे हैं, यू आर राइट, आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात, पर जब भी हम लोग बलूचिस्तान का जिक्र करते हैं, और मैं थोड़ी नरमी से इसलिए करती हूँ बिकॉज अभी भी जो है वहाँ पे जब बलूचिस्तान का शहरी, जो पाकिस्तान का शहरी, जब वो बात करते हैं, दे डू फील अ सेंस कि उनको जितना मिलना चाहिए था या जो राइट्स हैं उनको सही नहीं मिले। तो एक वो उनमें है एक एहसास, व्हिच आई एम वेरी अवेयर। अच्छा नहीं, उसमें एक चीज है मेरा ख्याल है कि नहीं, अब मैं अपने सवाल, क्या आपको लगता है कि ये एहसास उनमें उनके अपने जो है वो फॉर सम रीजन डाला जाता है एहसास से महरूमी का, ताकि वो जो है वो पोलिटिकली जी, या तो फिर क्या वाकई अभी भी इतना जुल्म हो रहा है? देखिए एक चीज है कि जो वहाँ का सिस्टम था, जो हमने कबायली बात की है, उन्होंने कहा कबायली वो तो ज़ाहिर है उनकी मर्जी है, वो जितना मर्जी जवाब दे। लेकिन एक चीज आप देखें कि इसमें जो कसूर समझता हूँ मैं, मेरा ख्याल है वो कसूर ये है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट ने कबायली सरदारों को कोई स्टेटस दिया था, तो फिर अवाम को सरदारों के रहमो करम पे क्यों छोड़ दिया। जैसे कि हम समझते हैं कि जी सुई से गैस निकली, और सुई से गैस निकलने के बाद जो एक रॉयल्टी थी, वो रॉयल्टी के लिए बुक्की फैमिली के साथ जो है वो किया गया, ठीक है। अच्छा, उसका जो फार्मूला जो मेरी नजर से गुजरा या जो मैंने उसके बारे में पढ़ा लिखा सुना, कि वो ये था जो 50s के स्टार्ट में ही ये चीज हुई थी, और उसका एक सर्टन अमाउंट जो था वो नवाब अपने पास रख सकते थे, और फिर उनके आगे चीफ होते हैं, चीफ को जाता है, फिर उन्होंने अपनी कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए उसका इस्तेमाल था। कहा जाता है, और बल्कि मेरी जो बलूचिस्तान में कुछ लोगों से इस हवाले से बात हुई है, मैंने इसको थोड़ा प्रोब किया था 5-7 साल पहले, तो पता चला कि वो पहला साल जो था वो बकायदा फार्मूले के तहत पैसा खर्च हुआ। उन्होंने कहा उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। और उसमें फिर जो क्या था कि ज़ाहिर है वो भी हुकूमतों का हिस्सा रहे। इवन जो नवाब भुट्टी साहब थे वो तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर रहे, सीएम तो रहे ही, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर रहे। आप देखें कितना क्लोज वो काम करते रहे फेडरल गवर्नमेंट के साथ और एस्टेब्लिशमेंट के साथ, कितना क्लोज काम करते रहे। लेकिन जब वो अगर वहां पे पैसे को सही तरह डिस्पर्स नहीं करते थे, तो फेडरल गवर्नमेंट को इसको नोटिस लेना चाहिए था कि वहां के अवाम जो हैं वो अगर बुरी हालत में है, वहां पे उनको हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैंने कुछ अर्सा पहले ही गवादर की बेल्ट पे सफर किया है, तो तकरीबन कोई 700 किलोमीटर की बेल्ट है ना, ये 600-700 किलोमीटर की। यकीन करें पूरी बेल्ट पे एक प्रॉपर हेल्थ डिपार्टमेंट का हॉस्पिटल नहीं है, और हमारा में जो हॉस्पिटल है वो अगेन मुझे कहना पड़ेगा वो नेवी ने बनाया। ये आई थिंक हमें भी एक सहाफ़ी ज्वाइन करें बलूचिस्तान से, एंड आई वुड वांट बिकॉज यहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो राय आ रहे हैं। सलीम शाहिद साहब हमें आई बिलीव क्वेटा से ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मुख्तलिफ राय, हम लोग बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, और उसमें जो स्पोक्स पर्सन काकर साहब हैं बलूचिस्तान हुकूमत के, उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में अगर आप चाहते हैं कि सिचुएशन बेहतर हो, तो उसमें यह है कि बलूची जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट की ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए है असेंबली के अंदर। नंबर 2 जो है, जो पैसा उनको ऑलरेडी मिल रहा है गवर्नमेंट को, वो बेहतर तरीके से स्पेंड करें। और नंबर 3 ये जो एक उनका सरदारी सिस्टम है, उसकी नहीं आम बंदे
کی جو ہے وہ بات ہونی چاہیے بلوچستان کے اندر. آپ ادھر سے ہیں, یہاں پہ ہمارے اسٹوڈیو میں مختلف رہا ہے, بٹ بیکاز یو آر آن دا گراؤنڈ, آپ وہاں پہ ہیں, مجھے یہ بتائے گا کہ اگر ہم لوگ آج کے بلوچستان کی بات کریں, آج کی جو صورتحال ہے جو پچھلے کچھ سالوں سے ہمیں نظر آیا تھا کہ کافی بہتر ہو گئی تھی ماضی کے حوالے سے, لیکن پھر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ انسیڈنٹس ہمارے سامنے آئے ہیں BLF کے حوالے سے, اور آپریشن بھی ہوا ہے. میں اگر آپ سے پوچھوں کہ کیا یہ ون آف انسیڈنٹ تھا یا کیا صورتحال واقعی بہتر ہوئی ہے یا کیا کمی بیشی ہے, آپ اس کا کیسے جائزہ لیں گے؟ دیکھیں, اگر آپ جائزہ لیں بلوچستان میں جو صورتحال تھی وہ کافی گمبھیر صورتحال رہی ہے. 2006 کے بعد کافی لا اینڈ آرڈر سچویشن بہت ڈیٹیریٹ ہوا, ٹارگیٹ کلنگ, پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ یہ دیکھیے کہ جو سیکٹرین کلنگس تھیں, سوسائڈ اٹیک, یہ ساری چیزیں جو ہے بہت زیادہ تھیں. لیکن یہ ہے کہ جو 2013 کے بعد جب یہاں پہ ایک پوزیشن گورنمنٹ بنی بلوچستان میں جس کو ہیڈ کر رہے تھے ڈاکٹر مالک بلوچ نیشنل پارٹی کے, تو اس کے بعد پھر کچھ اس طرح کی صورتحال میں جو صوبائی حکومت تھی وہ اور جو ملٹری لیڈرشپ تھی وہ ایک پیج پہ آئی. انہوں نے جو مشترکہ کام کیے اس کی وجہ سے کچھ بہتری آئی تھی, کافی بہتری آ گئی تھی. اور جو اب آپ یہ دیکھ لیجیے کہ جو سیکٹرین کلنگز ہیں وہ کافی حد تک جو ہے نا, جیسے سوسائڈ کے ایسا بھی ہوا کہ 100 لوگ مر گئے اس میں, اور اسی طرح جو ہے وہ مسلسل اس قسم کے سوسائڈ اٹیک ہوتے رہے کوئٹہ میں بھی, کوئٹہ میں اور دوسری جگہ پہ. تو وہ سلسلہ جو ہے وہ کافی حد تک رک گیا. وہ ایک دو کوئی ٹارگیٹ کلنگز ہوئی, لیکن یہ گزشتہ کوئی ایک ماہ سے جو ہے وہ ایک دو ماہ سے دوبارہ یہ صورتحال یہاں پہ جو ہے نا ہوئی ہے. آپ دیکھیے کہ پہلے جو ہے وہ گزشتہ سال جیسے سول ہاسپٹل میں ہوا, اس میں بہت بڑی تعداد میں وکیل جو تھے وہ اس میں شہید ہو گئے تھے. اس طرح پولیس ٹریننگ کالج پہ حملہ ہوا, اس میں بھی کافی سارے لوگ جو تھے جو پولیس کیڈٹس تھے وہ اس میں شہید ہوئے. پھر اس طرح شاہ نورانی میں جو وہاں کی جو درگاہ ہے اس پہ حملہ ہوا. اب یہ ایک دم دوبارہ یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ اگست میں یہاں پہ کوئٹہ میں جو ہے وہ سوسائڈ اٹیک ہوا ملٹری کے ٹرک پہ, جس میں 15-16 جوان جو ہے وہ شہید ہوئے اور سویلین بھی شہید ہوئے. پھر جو ہے آپ یہ دیکھیے کہ یہ بھی ایک پھر ایک اور پولیس کے اوپر بھی ایک اور حملہ بھی ہوا. پھر یہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران جو ہے یہ کافی واقعات ہوئے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ پچھلی جمعرات کو جو ہے وہ کوئٹہ میں ایک DIG صاحب تھے, ان کی گاڑی پہ سوسائڈ اٹیک ہوا اور وہ اس میں شہید ہو گئے. ان کے ساتھ 2-3 اور لوگ جو تھے وہ بھی جو پولیس کے تھے سویلین تھے وہ شہید ہوئے. پھر ابھی یہ 2 دن پہلے کی بات ہے کہ آپ نے دیکھا سنا اخبارات میں دیکھا ہوگا کہ سنیل صاحب آپ اچھا ہے کہ آپ یہ سارے انسیڈنٹس جو ہیں پھر سے جو ہے ریپیٹ کر رہے ہیں اور آپ ایک جو ہے وہ ٹائم لائن کے ساتھ بتا رہے ہیں, لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ انسیڈنٹس بھی بتا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ 2013 سے لے کے تقریباً کچھ لگ بھگ مارچ یا 1 سال پہلے تک جو ہے وہ چیزیں صحیح تھی, پھر آہستہ آہستہ آپ نے ایک کے بعد ایک انسیڈنٹ کا ذکر کیا ہے. یہ اس کے پیچھے آپ کو کیا وجوہات نظر آ رہے ہیں؟ کیا ہماری سیکیورٹی صحیح نہیں کام کر رہی, کیا ہماری سیکیورٹی کام کر رہی ہے لیکن جس طرح ہمارے ایک گیسٹ نے کہا کہ فورن انٹرفیئرنس ہمیں زیادہ نظر آ رہی ہے, کیا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل جو ہے وہ حل سے واٹ از گوئنگ آن؟ بالکل یہ بات تو درست ہے کہ جو فارن انٹرفیئرنس ہے اس کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ دیکھیں جو بھی لوگ یہ دیکھیں جو ضرب عرض شروع ہوئی تھی تو اس کے بعد کافی بہتری پیدا ہوئی تھی یہاں پر بھی. اس کے بعد ابھی رد الفساد انہوں نے شروع کیا تو اس سے بھی بہتری, لیکن ایک دم میں نے آپ سے کہا نا کہ جو گورنمنٹ ہے وہ کہتی ہے کہ بھائی دیکھیں جو ہم نے CPEC شروع کیا ہے اس کے خلاف اصل میں جو ہے نا وہ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں تاکہ اسے ناکام بنایا جائے. تو اس میں ہم فارن جو انٹرفیئرنس ہے آپ دیکھیں کہ جو وزیر داخلہ ہیں وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جو ہے انڈیا کی جو راہ ہے وہ اس سے ملوث ہے, اور اب دیکھیں نا جو
की मुखालफत करने वाले मुल्क है, उसमें हिंदुस्तान जो है वो सबसे सरफहरिस्त है। और फिर बाकी जो अभी अशरफ गनी जो थे उन्होंने भी कहा कि हम CPEC को उसी सूरत में जो है पाकिस्तान को सेंट्रल एशियन कंट्री तक जो एक्सेस देने के एरिया को राहदारी फराहम करे। तो ये उनकी बात दुरुस्त मालूम होती है कि फॉरेन जो इंटरफेरेंस है जो हिंदुस्तान जो है वो अफगानिस्तान की सरजमीन को जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सलीम साहब, आपने जो है हमें ज्वाइन किया एंड आपने बहुत राइट टाइम पे और सही वक्त पे हमें जो है वो सिनॉप्सिस दी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आपका बहुत शुक्रिया अमीर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हम लोग गुफ्तगू करे थे नाजरीन बलूचिस्तान के हवाले से एंड इसमें जो है आई थिंक जो फाइनली जो हमें सलीम साहब ने ज्वाइन किया, इसमें अगर मैं इस शो को समाप्त करूँ बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कहीं ना कहीं जो है वो हर शो का एक एनालिसिस एक पॉइंट जरूर निकलना चाहिए। इसमें जस्ट बी यूजलेस डिस्कशन है। इसमें हम लोग बलूचिस्तान को जो ओवरऑल देख रहे थे इसमें दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पहलू जो हमारे सामने आए हैं। नंबर वन, जैसे कि मीर साहब ने और सिद्दीकी साहब दोनों ने एक चीज पर लोग मुत्तफिक थे कि फॉरेन इंटरफियरेंस की वजह से बलूचिस्तान में हम लोग जो है वो ज्यादा ही इंसिडेंट्स देख रहे हैं। इसी चीज का जिक्र शाहिद साहब ने किया। और अगर आप ये देखें एज द प्रोसेस जैसे जैसे हम लोग CPEC के हवाले से आगे चलते जा रहे हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, मेरे एकदम से दिमाग में क्लिक किया और आप लोग जो देख रहे हैं आपका भी जरूर ये दिमाग में ये चीज क्लिक हुई होगी कि उन्होंने जिक्र किया कि एक साल में 2013 से लेकर अब तक वी सॉ की चीजें थम रही थी, लेकिन एक साल में उन्होंने ज्यादा ये चीजें देखी हैं दहशतगर्दी के हवाले से। उस एक साल में हमने ये भी देखा है कि CPEC की जो एक वेलोसिटी है, जो एक ट्रेजेक्ट्री है, वो ज्यादा मजबूत तरीके से पाकिस्तान में आई थी। तो अगर हम मुंसलिक करें CPEC की सक्सेस और जो हमारी फॉरेन इन्वॉल्वमेंट रिगार्डिंग टू दहशतगर्दी है, हम उसमें एक कोरिलेशन जरूर देखेंगे। हाँ, इसमें ये पॉइंट है कि क्योंकि हम एक कोरिलेशन देख रहे हैं, हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, तो हमारी हुकूमत और हमारी सिक्योरिटी के जो इदारे हैं, चाहे वो पुलिस के हों, इंटेलिजेंस के हों, उनको भी अपनी जो है वो कारकर्दगी, अपनी परफॉर्मेंस बीफ अप करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, दूसरा पहलू, अगर हम लॉन्ग टर्म देखते हैं या मिड टर्म देखते हैं, जहाँ तक बलूचिस्तान का हवाला, अगर आप सिक्योरिटी सिचुएशन का जायजा लें, जब तक बलूचिस्तान की जो आम आवाम है उसको तालीम, नौकरी, छत, बेसिक सहूलियात नहीं मिलेंगे, तब तक बलूचिस्तान या पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल जैसी की वैसे ही रहेगी हमेशा की तरह। लेकिन उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान बेहतरी की तरफ ही जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग जी, अल्लाह हाफिज।